हेलो। क्लास 11th में आ चुके हो और अभी तक कंफ्यूज हो कि मैथ्स कहाँ से पढ़े, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज यहाँ हम क्लास 11 के मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स को पढ़ने वाले हैं और इसे मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर ये सेट्स होता क्या है। तो सेट और कुछ नहीं बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में होने वाले जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन है उन्हें ही हम सेट्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम अपने दैनिक जीवन की बात करें, हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों की, तो पहला तो हमारा जो हम कार्ड्स खेलते हैं तो उस कार्ड्स के पैक को भी हम सेट्स बोल सकते हैं। दूसरा हमारा क्राउड ऑफ पीपल, हम अपने आसपास जो भीड़ देखते हैं वो भी एक प्रकार का सेट ही हुआ क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लोग कलेक्शन है, तो वो भी सेट्स ही कहलाएंगे। और फिर हमारा थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक क्रिकेट टीम जो है वो भी सेट का ही एक पार्ट है क्योंकि इसमें भी आपको प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे इसमें भी प्लेयर्स होते हैं, तो इसे भी हम सेट की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये एग्जाम्पल्स तो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हुई, बट अगर हम मैथ्स के पर्पस की बात करें तो फिर सेट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए कुछ मैथ्स के एग्जाम्पल लेकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। तो अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है हमारा ऑड नंबर्स लेस देन 10, दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ऑड नंबर्स जैसे ये डेफिनेट है कि हम ऑड नंबर्स ले रहे हैं, इसमें हमारा हम देख सकते हैं कि हमें अलग ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन मिल चुके हैं। सेकेंड है हमारा रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जितनी भी नदियाँ हैं हम सभी की बात कर रहे हैं। इससे हमें समझ में आ गया कि हम इंडिया के नदियों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी। थर्ड अगर हम बात करें वॉवेल्स की, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल हमारा वॉवेल्स हो गया। इसमें हमें पता है कि 5 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो ये भी सेट का ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है जो सेट के अंदर ही आएगा। फोर्थ है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। आपको पता है कि ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, तो यहाँ एक कलेक्शन हमने बता दिया ट्रायंगल के टाइप्स के कलेक्शन को। नेक्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टर ऑफ 21। जैसे ही हमने प्राइम फैक्टर ऑफ 21 लिखा, हमें पता चल गया कि 2 ही प्राइम फैक्टर है 21 के, मीन्स हम उसी 2 पर्टिकुलर नंबर की ही बात कर रहे हैं। एंड लास्ट में हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। आपने ज़रूर क्लास 10th में इस मिडिल टर्म ब्रेक करके या सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका सीखा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन निकालना आता होगा और निकालने के बाद आपका सॉल्यूशन 2 और 3 आता है। जब भी हम ये इक्वेशन लिख दिए, इससे ये बात क्लियर हो गया कि हम इसी 2 पर्टिकुलर नंबर्स की बात कर रहे हैं जो कि सेट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कुछ हो गए हमारे मैथमेटिकल एग्जाम्पल्स, और ये हमारा हो गया एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल्स। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे कि हम इस रिवर्स के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हम इसको थोड़ी सिंप्लीफाई वे में समझने की कोशिश करें तो अगर हम नाइल रिवर की बात करेंगे तो क्या नाइल रिवर इंडिया में बहती है? नाइल रिवर इंडिया में तो नहीं बहती है ना, तो ये सेट का कलेक्शन नहीं कहलाएगा। बट अगर हम गंगा रिवर की बात करें तो आपको पता है गंगा इंडिया में बहने वाली रिवर है, तो ये सेट के अंदर का हिस्सा आ जाएगा, मीन्स ये सेट को बिलोंग करता है और नाइल रिवर सेट को बिलोंग नहीं करता है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं, नाइल रिवर एंड गंगा रिवर। तो बच्चों ये नाइल रिवर हम देख सकते हैं कि ये रिवर्स ऑफ इंडिया का सेट नहीं है, जबकि हम बात करें गंगा रिवर की तो गंगा रिवर इंडिया के रिवर का एक सेट है। तो यहाँ पर
आप लोग पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने आगे पड़ाव की तरफ। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके इसमें आपको कुछ आगे भी पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए, इस सेट को पढ़ने के लिए हमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें पहले भी पढ़ रखी है। जैसे कि n को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स से। देन आता है z को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से। नेचुरल नंबर्स आपको पता है ना, नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होने वाले नंबर्स है, 1 2 3 4, और इस तरीके से करते हुए वो इन्फिनिटी तक जाएंगे। देन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होता है, सभी को अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ। इंटीजर्स वैसे नंबर होते हैं जिसमें हम नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो तीनों नंबर्स को जब हम इंक्लूड करते हैं तो वो इंटीजर्स का सेट बनता है। फिर थर्ड में आता है हमारा सिंबल q, जिसका यूज़ हम लोग सारे तरह के रेशनल नंबर के सेट को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है, एक बार हम रिवाइज करें तो याद आ रहा होगा, रेशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो कि p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर r, सिंबल r सभी रियल नंबर्स को डिपिक्ट करता है। z प्लस सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करता है। q प्लस सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिनोट करता है। एंड देन r प्लस, जिसके ऊपर भी ये प्लस साइन लगा है, वो सब पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करने के लिए यूज की जाने वाली साइन है। तो r प्लस रियल नंबर्स के पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है। तो हम लोग पहले जो सेट्स पढ़े थे उसमें मैंने सिर्फ लिखा था कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बट अब मैंने इस सेट में एक वर्ड और ऐड कर दिया है, वो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को सेट्स बोल सकते हैं। दोस्तों इतना तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट तो बोलते हैं, बट इसके साथ एक वेल डिफाइंड टर्म भी यूज होता है जिसे हम सेट बोलते हैं। समझ नहीं आया? चलो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आप लोग को बोलूं कि आप 5 मैथमेटिशियन के सबसे आपको जो आपके 5 ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन को आप उनके नाम बताओ, तो आपका आंसर कुछ और होगा। अगर आप मुझसे पूछोगे तो हो सकता है कि मैं किन्हीं और 5 ग्रेट मैथमेटिशियन का नाम बोलूं, तो आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, आपके फ्रेंड्स का चॉइस अलग हो सकता है, मे बी उनको कोई और मैथमेटिशियन पसंद हो। तो यहाँ पर जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्या सेम होगा? मेरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होगा या आपका सेम होगा या आपके फ्रेंड्स का सेम होगा? बिल्कुल नहीं। आप कुछ और सोचोगे, आपके फ्रेंड्स कुछ और सोचेंगे, मैं कुछ और सोचूंगी। तो यहाँ पर क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहना सही होगा? नहीं ना, तो उसे हम सेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो जब हम सेट्स पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे आपको काफी सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि हमने पिछले वाले कुछ सिंबल्स का यूज किया था, जैसे n, z, r, ठीक है। तो इन सिंबल्स को किस तरीके से यूज करना है, थोड़ा सा इसके ऊपर एक बार नजर दौड़ाते हैं। जैसे कि ना, आप जब ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको काफी सारे टर्म्स देखने को मिलेगा। कभी आप सुनोगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कभी एलिमेंट्स के बारे में, कभी मेंबर्स के बारे में। तो ये सब और कुछ नहीं है, सेट को बस रिप्रेजेंट करने का नाम है। जब भी ऑब्जेक्ट, एलिमेंट, मेंबर्स देखने को मिले तो ये और कुछ नहीं, बल्कि ये सब एक ही चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट्स लिखा, इसकी जगह पे हम एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, मेंबर्स भी लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो ऑब्जेक्ट्स पढ़ाया था, ये कलेक्शन कहाँ से आ गया, एलिमेंट्स कहाँ से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सेट्स को हम लोग जब भी डिनोट करते हैं तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि A, B, C, X, Y, Z, है ना। जितना भी आप जो भी सेट को जब भी आप लिखोगे तो हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करोगे। नेक्स्ट, अब सेट के अंदर एलिमेंट्स होता है। जैसे अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें तो उसके अंदर का एलिमेंट क्या होगा? 1, 3, 5, 7, ठीक है।
तो उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसको लिखने का कुछ तरीका होता है, उस तरीके को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब अगर ए सेट ए का एलिमेंट है, मीन सेट ए के अंदर के एलिमेंट का ये पार्ट है ए, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और ये बिलोंग्स टू का जो साइन है ना, इसे हम डिनोट करने के लिए एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक वर्ड है जिसको हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, और इसको बिलोंग्स टू के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फिर हम एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जो सेट ए के एलिमेंट को बिलोंग नहीं करता है। जैसे कि अगर मैं बी लूँ और मैं ये बोलूँ कि ये जो बी एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर का एलिमेंट नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि B does not belongs to A। ठीक है, चलो तो अगर मैं वॉवेल सेट की बात करूं, सपोज करो मैं वॉवेल्स सेट V लेती हूँ, V इंडिकेट फॉर वॉवेल्स। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या अल्फाबेट A इसका सेट होगा या नहीं होगा? अल्फाबेट A एंड B, क्या लगता है आपको, A सेट होगा V का या नहीं होगा, और B होगा या नहीं होगा? तो आपको पता है वॉवेल, तो आप बताओ मुझे कि ये जो सेट V है जो कि वॉवेल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता है A तो वॉवेल ही होता है ना, तो A इज एन, इट मीन्स A बिलोंग्स टू V। ठीक है, A बिलोंग्स टू V, सेट V, वेयर एज B, क्या B वॉवेल है? नहीं ना, तो B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट V। वो आशा है कि आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। आप लोग इसको एक बार अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। एक मैं और एग्जांपल्स डिस्कस करूंगी, फिर मैं आगे बढ़ूंगी इस चैप्टर की। चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हमने एक सेट लिया P, और यहाँ P जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ 30 को। तो आप सभी को प्राइम फैक्टर तो निकालना ज़रूर आता होगा, तो आप मुझे बताओ कि 30 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? तो 30 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 और कुछ होगा क्या? बताओ मुझे। तो चलो अगर मैं पूछूं कि क्या 3 जो है क्या उस 3 इस सेट P से बिलोंग करता है? तो बिल्कुल 3 जो है ये सेट P से 3 बिलोंग्स टू T, ये बिल्कुल सही है क्या? पर अगर मैं पूछूं कि क्या ये 15 सेट P, तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो 15 है वो प्राइम फैक्टर नहीं है 30 का, इसीलिए 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट P हो जाएगा। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड है। पहला है रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को भी हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसका दो तरीका है, पहला है और दूसरा तरीका। तो पहला हमारा रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब हम दोनों को एक एक करके समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म होता क्या है, और सेकंड मेथड सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है।
रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम एलिमेंट्स को सेपरेट करके लिखना चाहते हैं तो हम एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे कॉमा लगाकर। अगर हम उसे इंक्लोज करेंगे ब्रैकेट से, ठीक है, इस ब्रैकेट का यूज करते हैं हम जनरली। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैंने सेट लिया सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, ठीक है, मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लिया जो 7 से छोटा होना चाहिए, और साथ ही साथ 7 से छोटा होना चाहिए। तो आपको पता है इवन नंबर 2 से शुरू हो जाता है, तो 2 होगा, और ये नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। तो 7 से छोटा 2, फिर कौन सा इवन नंबर आता है, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, ठीक है। तो ये 3 जो है आप देख सकते हैं कि ये मैंने लिख दिया इसे रोस्टर फॉर्म में, बीच में कॉमा लगा है, हर एलिमेंट कॉमा के वजह से सेपरेट हुआ है, और इसे मैंने ब्रैकेट्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका होता है। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन की बेसिस पे आप चाहो तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप क्वेश्चन नोट करो, पहले आप खुद से ट्राई करो, और मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पॉज करके बनाना है। आप स्टॉप करो वीडियो को, इसको सॉल्व करो, उसके बाद आंसर मैच करना। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। हमें वो सारा नंबर लेना है जो 42 के टेबल में आता हो, मीन्स 42 से डिवाइड होता हो। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, 1 के टेबल में 42 आएगा, ठीक है। 2 42 को डिवाइड करता है, 3 करता है, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, देन 6 करेगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, सॉरी 9 नहीं होगा, देन 40, देन 21 एंड देन 42, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ठीक है। अगर हम दूसरा ट्राई करें तो दूसरे का आंसर सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स का सेट लिखना है हमें, जितने भी वोवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं। तो ब्रैकेट्स लगाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू। हमने सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया है और ब्रेसेस का यूज किया है। लास्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऑड नेचुरल नंबर शुरू हो जाता है 1 से, देन 3, देन 5, देन 7 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से एंड सो ऑन चलता ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि रोस्टर फॉर्म को हम लिखते कैसे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या मैम इसको हम सिंपल इसी तरीके से अरेंज फॉर्म में लिखें, अगर मैं इसमें से कुछ नंबर्स इधर कुछ नंबर उधर कर दूं तो क्या आंसर में फर्क पड़ेगा? तो देखो बच्चों, अगर मैं इसको चेंज करके मान लो 3 को इधर कर दूं, 6 को इधर कर दूं, 7 को इधर कर दूं, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नंबर्स को इधर उधर करके लिख सकते हो, आंसर्स वेरी नहीं करेगा। बस आपका नंबर सही होना चाहिए, आप पोजीशन इधर उधर कर सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है, मान लो सपोज करो मैं एक सेट ले रही हूँ स्कूल, ठीक है, और मैंने बोला कि इसमें जितने भी लेटर्स आते हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। तो आप लोग ऐसे बोलोगे, सारे लेटर्स लिख दिए। अब ऐसा अल्फाबेट, ऐसा लेटर जो 2 बार आता है या 1 से ज्यादा बार आता है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। एक बार आया तो हम उसको बस एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 ओ रहे, 3 रहे, 4 रहे, लिखना हमें रोस्टर फॉर्म में बस एक बार ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा। और अगर हम चाहें तो हम इसकी पोजीशन को चेंज करके भी लिख सकते हैं, ये लिखना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सपोज करो हम H पहले लिख दिए, O बाद में लिख दिए, L, S, C, ठीक है, कुछ भी लिख रहे हैं, ये गलत नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो
तो यहाँ पर आपका पूरा सेट बिल्डर फॉर्म खत्म होता है, सॉरी रोस्टर फॉर्म खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। तो इसको पहले आप लोग उतार लो, पॉज ले लो, उतार लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो अगर हमें सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो सबसे पहले हम एक सेट कंसिडर करेंगे। सपोज करो कि हम एक सेट वी कंसिडर कर रहे हैं और वी फॉर वर्बल है, तो इसको लिखने का तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ ऐसा होगा कि x सच दैट x इज अ वर्बल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इससे हमें समझ में आ गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इसको पढ़ने का एक तरीका है, यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हैं ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे सच स्टार्ट करके, ओके। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, रीड करना बहुत आना चाहिए कि इसको पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ जो आपको पहला x दिख रहा है उसको हम पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल x, ठीक है। इस पहले x को हम क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल x। फिर यहाँ जो कॉलम दिख रहा है उसको पढ़ेंगे सच दैट। फिर यहाँ x है, फिर यहाँ से आपका सारा चीज सेम हो जाएगा। x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसको ये पढ़ने का तरीका है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब आपको डाउट है यहाँ x ही क्यों लिखे, तो आप कोई भी एलिमेंट्स लिख सकते हो। x की जगह पे आप y का भी यूज कर सकते हो, z का भी यूज कर सकते हो, a b c आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है यहाँ x क्यों लिखे। अगर चाहो तो आप x की जगह y का भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से मैं 3 एग्जाम्पल और देकर आपको समझा रही हूँ ताकि आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज करो मैंने फिर से एक सेट A लिया और इस पर मैंने लिखा है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 10, ठीक है। मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो उसके बीच का नंबर लेना है और वो सारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप बताओ मुझे क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 5 6 7 8 एंड 9। आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं है समझने में। मैं बस ये आंसर नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ कि इसके अंदर कौन सा नंबर लाई करेगा, ठीक है। जब मैंने ऐसे कंडीशन लगा दी तो मैं इसमें पता चल गया हमें कि किस नंबर्स के बारे में बात हो रहा है। इसी तरीके से जब मैंने वोवेल लिखा ना इंग्लिश अल्फाबेट में, तो उससे ये फिक्स हो गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं और हम उसी 5 वोवेल्स की ही बात कर रहे हैं। तो वो तरीका था रोस्टर फॉर्म में लिखने का और ये तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो रहा होगा। देन हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि एक सेट बी लिए और यहाँ पर हमने लिखा द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज नेचुरल नंबर डिवाइड्स 42, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हम वो सारे नेचुरल नंबर लेंगे जो 42 से डिवाइड होते हैं। अब आपको पता है 42 से कौन कौन सा